आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के 3 ऐसे लेडी सीरियल किलर्स के बारे में जिन्होंने 1990 के दशक में पूरे महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा खौफ अपना बना लिया था कि पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों से नज़र ही नहीं हटाते थे। वो हमेशा अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते थे कि कहीं इनको कोई ले ना जाए। 1990 के दशक में इन तीनों ने अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका शिंदे और सीमा गवित, इन तीनों ने 1990 के दशक में करीब 42 बच्चे किडनैप किए और 42 बच्चों की मौत हुई। ये कहानी है माँ और 2 बेटियों के बारे में जिनकी ज़िंदगी तो पॉकेटमारी से शुरू हुई थी, लेकिन ये लोग मर्डर तक इतनी तेज़ी में पहुंचे कि जिन्होंने भी इस केस के बारे में सुना उन सब के होश ही उड़ गए थे। अंजना बाई, जिसका बचपन ही चोरी से शुरू हुआ था, उसने अपना शुरुआती बचपन हमेशा चोरी चकारी, इधर उधर से चीज़ें चुराना ऐसे ही निकाला था। जब वो बड़ी हुई तो उसने एक बस ड्राइवर से शादी करी। उस शादी से जन्म हुआ रेणुका का, लेकिन वो बस ड्राइवर ज़्यादा दिन साथ रहा नहीं। कुछ टाइम बाद वो किसी और शहर में जाकर भाग जाता है और वापस कभी नहीं आता है। अब अंजना बाई एक छोटी बच्ची के साथ अकेली थी। अंजना बाई कुछ टाइम बाद दूसरी शादी करती है मोहन गावित से। अब क्योंकि अंजना बाई बचपन से ही चोरी कर रही थी और मोहन से शादी करने से पहले अंजना रेणुका के साथ मिलकर चोरी करती थी, तो इनको सिर्फ चोरी करना ही आता था, इनको और कुछ नहीं आता था। अब मोहन से शादी होने के बाद भी मोहन ने कितनी बार इनको कहा कि ये सब छोड़ दो, ठीक ठाक चल जाएगा, घर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जो चोर है वो तो चोरी करेगा ही। तो अंजना बाई मोहन की बात नहीं सुनती और वो अपनी चोरी कंटिन्यू रखती है। अब पुलिस का रोज़ आना जाना रहने लग गया था और पुलिस वाले अब रेणुका और अंजना के घर रोज़ ही आते थे इन दोनों के लिए ही, क्योंकि इन लोगों पर छोटी मोटी चोरी के बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग करीब 120 केसेस से ज़्यादा लगे हुए थे। तो पुलिस का रोज़ ही आना जाना रहता था घर पे। अब ये सब चीज़ें मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसने कई बार मना किया, लेकिन क्योंकि अंजना बाई अपनी आदत से मजबूर थी, वो चोरी नहीं छोड़ती है। तो मोहन अंजना बाई और अपनी दोनों बेटियों को छोड़ के दूसरे शहर में बस जाता है और मोहन एक प्रतिभा नाम की औरत से दूसरी शादी करता है और वो अपनी ज़िंदगी अब अलग ही रखता था। तो अब अंजना बाई की 2 शादियां टूट चुकी थी और अब उसके पास 2 बेटियां थी। क्योंकि अंजना बाई चोरी तो हमेशा से ही कर रही थी, तो अब वो अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर चोरी करने लगी थी। अब धीरे धीरे ये चोरी का सिलसिला कंटिन्यू ही रहता है। अब कुछ टाइम बाद रेणुका शादी करती है किरण शिंदे से, जो कि वहीं पुणे में ही टेलर था, टेलर का काम करता था, और वो लोग अब साथ में रहने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद रेणुका का एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो आशीष रखती है। अब क्योंकि ये लोग चोरी बचपन से ही कर रहे थे, अंजना बाई अपने बचपन से चोरी कर रही थी और रेणुका और सीमा गवित अंजना बाई के साथ मिलके ये लोग अपने बचपन से चोरी कर रहे थे। अब 1990 में रेणुका अपने बेटे के साथ, जो कि बहुत छोटा है अभी, आशीष के साथ एक मंदिर जाती है। अब मंदिर में बहुत भीड़ होती है। अब रेणुका सोचती है कि कुछ चुरा ही लिया जाए, तो वो धीरे धीरे करके आसपास के जितनी भी चीज़ें थी, किसी का पर्स चुरा लेना, किसी की जेब से पैसे निकाल लेना, ये सब वो करने लग जाती है। अब कुछ टाइम बाद आसपास के लोगों को, कुछ 3, 4, 5 लोगों को एक साथ लगता है कि अरे हमारे तो पर्स गायब हैं, हमारे तो पैसे गायब हैं, और रेणुका बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है। तो लोगों को शक होता है उस पर कि इसी ने चुराया, तभी इतनी जल्दी जल्दी वो जा रही है आगे। अब जब लोग रेणुका को रोक के उससे पूछते हैं कि तुमने चोरी करी है, तुमने ये करा है, वो करा है, तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, दिखाओ, तो रेणुका मना करती है कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं करी, इस बच्चे की कसम, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। और उसी वक्त आशीष रोने लग जाता है। तो अब जो रेणुका, एक तो उसने चोरी करी और अब वो उन्हीं लोगों पे बोलती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा रोने लग गया, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ कि नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। अब लोगों को लगता है कि हाँ, इतने छोटे बच्चे के साथ ही औरत है, ये तो इस बच्चे को ही संभालते संभालते इतना टाइम लगेगा, ये कैसे चोरी कर सकती है, और एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम थोड़ी खा सकती है। ये सोच के लोग उसको जाने देते हैं। अब ये चीज़ पहली बार थी रेणुका के साथ, क्योंकि आज से पहले वो लोग जब भी चोरी करते और जब पकड़े जाते थे तो उनको 2-4 थप्पड़ तो लगते ही थे। लोग मारपीट करते थे, लोग इधर से उधर धक्का देते थे, और फिर अंजना बाई और ये लोग मिलके आके इधर उधर से जैसे तैसे निकालते थे, और फिर पुलिस में वो लोग उनको दे देते थे। फिर ये लोग पुलिस वालों को थोड़ी सी घूस देकर साइड से निकल जाते थे।
तो पहले तो ऐसे चलता था, लेकिन जैसे ही गोद में एक छोटा सा बच्चा आया, लोगों ने उसको जाने दिया। उस दिन चोरी से अच्छा पैसा भी आ गया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, मार खाने की दिक्कत भी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब रेणुका ये चीज़ जाकर अंजना और सीमा को बताती है कि आज ऐसा हुआ, और क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा था, सिर्फ इसीलिए मेरे को उन लोगों ने जाने दिया। अब अंजना और सीमा को लगता है कि ये तो बहुत सही चीज़ है। अगर हमारे पास छोटा बच्चा हो तो अगर हम हमेशा चोरी करेंगे तो हमारे पास बचने के लिए एक अच्छा उपाय रहेगा कि हम ये बच्चा आगे कर दिया करेंगे कि हाँ, मेरे बच्चे को रुला दिया तुमने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब क्योंकि ये चीज़ तो इनको समझ आ गई थी कि इनको एक छोटा बच्चा चाहिए अगर इनको भीड़ से बचना है, मार नहीं खानी तो। लेकिन अब बच्चा आए कहाँ से, क्योंकि रेणुका अपना बच्चा तो यूज़ करेगी नहीं हर बार, आशीष उसका तो अपना बच्चा है। तो वो लोग प्लान करते हैं कि अब हम बच्चे किडनैप करेंगे। अब वो लोग किडनैप करते हैं जो 1 साल से भी छोटा बच्चा होता है, और वो किसी भिखारी का बच्चा होता है। अब क्योंकि 1 साल से छोटा बच्चा है तो वो ना तो कुछ बोल सकता है, ना उसे कुछ पता है कि उसके माँ बाप कौन से हैं। अब जब इन्होंने पहला बच्चा किडनैप कर लिया था तो इन लोगों ने अलग अलग शहरों में, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जाकर, जहाँ पर धार्मिक स्थल होते थे, जैसे कोई मंदिर है, कोई बड़ा मेला लगा हुआ है, तो लोग वहाँ पे तैयार होके आते थे और वहाँ पे चोरी करने में बहुत फ़ायदा होता था। तो ये लोग वो बच्चा लेकर ऐसी ही जगह चोरी करने लग जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद ये लोग एक जगह पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए। अब क्योंकि इनके पास छोटा बच्चा हाथ में था, अब भीड़ इनको बिल्कुल मारने ही वाली होती है कि अंजना बाई उस बच्चे को हाथ से गिरा देती है। अब क्योंकि वो सीढ़ी पर से, वो चोरी ये लोग मंदिर में कर रहे थे, अब क्योंकि भीड़ एकदम से मारने को होती है कि नहीं नहीं तुमने चोरी करी है, तुम चोर हो, चोर को मारेंगे, ऐसे वैसा करते हैं। तो अंजना बाई के हाथ में वो बच्चा होता है। वो जैसे ही देखती है कि हाँ अब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो उस बच्चे को जानबूझ के ज़मीन पे पटक देती है। अब वो जैसे ही बच्चा ज़मीन पे गिरता है, सीढ़ियों पर उसका सर लगता है और उसका सर खूनम खून हो जाता है। बहुत जल्दी ही उसके सर से इतना ज़्यादा खून निकलने लग जाता है कि आसपास के लोग भी देख के, और इसका बच्चा गिर गया, इसका बच्चा गिर गया। अब ये चीज़ें होती है तो रेणुका और सीमा ऐसे करती हैं कि मेरे बच्चे को मार दिया तुमने, मेरे बच्चे को तुम्हारी वजह से चोट लग गई, और वो एकदम से बेहोश हो जाता है छोटा सा बच्चा। तो उसको वहाँ से जाने देते हैं। अब क्योंकि बच्चे का सर फटा हुआ था तो अंजना बाई, वो बच्चा रो ही रहा था, उस बच्चे के बहुत खून निकल गया था, वो बेहोश थोड़ा होने लगा था, वो बहुत रो रहा था। अंजना बाई वहाँ से जैसे ही वो लोग निकलते हैं, उसका सर दीवार में मारती है और वो दोबारा और तेज रोने लगता है। उसका सर वो तब तक मारती है जब तक वो बच्चा चुप नहीं हो जाता, और उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब वो लोग एक रिक्शा में बैठते हैं और उसी रिक्शा में उस बच्चे की लाश छोड़ के पीछे उतर के चले जाते हैं। अब एक बार इनको ये समझ आ गया था कि हमें चोरी के लिए एक बच्चा चाहिए। अब ये बच्चा कितने दिन चलेगा, क्योंकि जब ये बच्चा रोने लग जाता या ज़्यादा जिद करता या ऐसे कुछ ज़्यादा शोर करता तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ ना आए। ये उस टाइम पर ये लोग उस बच्चे को छोड़ते कि हाँ अब इसका टाइम हो गया है जाने का। अब इन लोग का ऐसा प्लान हो गया था कि ये लोग बच्चा चुराते, चोरी करते, अगर चोरी आराम से निकल रही है तो निकल जाते, अगर ये लोग पकड़े गए तो ये लोग अंजना बाई या रेणुका उस बच्चे को ज़मीन पे इतनी तेज़ पटकते थे कि उसका सर वहीं फट जाता था। अब अगर सर फट गया किसी बच्चे का तो वो तो चिल्लाएगा ही और उसका खून भी निकलेगा बहुत तेज़। अब ये सब देखकर लोग, आसपास के लोग को भी ममता आ जाती थी कि अरे बच्चे का सर फट गया, इसे लेके जाओ, जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, तो उन लोगों को जाने देते थे। लेकिन क्योंकि अब बच्चा ज़मीन पे गिरता था, उसका सर पे चोट लगती थी, उसको हॉस्पिटल ले जाने में खर्चा होगा, अगर हॉस्पिटल में पुलिस वाले कुछ पूछताछ करेंगे तो और दिक्कत है, जो कि इनका तो फिर ये लोग तो पकड़े जाएंगे। तो इनका प्लान यही होता था कि जैसे ही बच्चा गिरे और वहाँ से ये लोग निकले, ये लोग उस बच्चे को मार देते थे। उसका सर ये लोग तब तक दीवार में या किसी आयरन पोल पे तब तक मारते थे जब तक वो मर नहीं जाता था, और फिर उसकी लाश को कभी किसी कूड़ेदान में फेंक दिया, कभी किसी बस स्टैंड पे फेंक दिया, कभी किसी सिनेमा हॉल के लेडीज़ बाथरूम के अंदर छोड़ दिया, कभी सिनेमा हॉल के अंदर छोड़ दिया, कभी रिक्शे के अंदर छोड़ दिया। इनका काम ऐसे ही चल रहा था। अब पुलिस उस टाइम पर ढूंढ रही थी इनको कि हाँ ये लोग, क्योंकि अलग अलग शहरों में क्राइम कर रहे थे, अलग अलग जगह क्राइम कर रहे थे। अब 1990 के दशक में उतने
कैमरा, सीसीटीवी ये सब नहीं थे, तो जो लोगों की गवाही होती थी उसी हिसाब से पुलिस वाले भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करते थे और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते थे केस को। अब क्योंकि बच्चे उनको मिल रहे थे लेकिन अलग अलग शहरों में, अलग अलग पुलिस थानों में मिल रहे थे, तो ये सारे केसेस अलग अलग ही पुलिस वाले ट्रैक कर रहे थे। ये चीज़ें चलती ही रहती है, कुछ टाइम और चलती है। अब 1996 के टाइम पर क्योंकि मोहन से इन लोग को बदला लेना था, क्योंकि मोहन गवित ने प्रतिभा से दूसरी शादी करी थी। अब उस शादी से 2 बच्चे थे, तो अंजना बाई और ये दोनों, रेणुका और सीमा, इनको मोहन से बदला लेना था। अब क्योंकि इन लोगों के लिए मर्डर करना नॉर्मल बात हो गई थी, इन लोगों ने अब तक 40-41 बच्चों का मर्डर कर दिया था 1990 से लेकर 1996 तक, तो अब इन लोगों के लिए मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये लोग 1996 में, मोहन को भी पता था कि हाँ, क्योंकि अंजना बाई ने बहुत बार उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। तो अब 1996 में मोहन गवित ने जिससे दूसरी शादी करी थी, उसकी बड़ी वाली बेटी गायब हो जाती है। अब क्योंकि मोहन को पता था कि अंजना बाई का ऐसा ही काम है, वो एक दूसरे का चोरी चकारी तो वो हमेशा से ही करती थी, और उसने हमेशा मोहन को बताया था कि मैं तुम सबको ही जान से मार दूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अब मोहन को ये चीज़ पता थी, प्रतिभा को भी ये चीज़ पता थी। प्रतिभा जैसे ही उसकी बड़ी बेटी गायब होती है, वो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, वो नाम बताते हैं कि हाँ, इन्हीं लोगों ने पक्का मेरी बेटी की जान ली है। अब पुलिस जब तक इनके घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है, ये लोग पहले ही अंडरग्राउंड हो चुके थे। लेकिन वो लोग घर तलाश करते हैं। अब घर में उनको बच्चों के, छोटे बड़े बच्चों के, लड़के लड़की लड़कियों के, सबके कपड़े मिलते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े। अब क्योंकि इन्होंने आज तक जितने भी बच्चे चुराए थे, किडनैप किए थे और फिर बाद में उनका मर्डर करा था, वो 4 साल से छोटे थे। तो पुलिस वालों को लगता है कि इतने बच्चे यहाँ पर, उनको कुछ ठीक नहीं लगता। फिर पुलिस ये भी देखती है कि अंजना बाई और सीमा गवित और रेणुका का जो रिकॉर्ड है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और इनके ऊपर बच्चे चोरी के भी केसेस हैं, इनके ऊपर चोरी, पॉकेटमारी, इन सब के भी केसेस हैं। और पुलिस वाले, एक दूसरी टीम उनकी काम कर ही रही थी, क्योंकि इतने बच्चों की लाशें मिल रही थी, छोटे बच्चों की लाशें मिल रही थी। और पुलिस के पास कुछ विटनेस भी थे ऐसे, जिन्होंने बताया था कि वो बच्चों को फेंकते हुए, मर्डर करते हुए और कुछ फेंकते हुए उन्होंने कुछ औरतों को देखा था। कभी किसी विटनेस ने 2 औरतों को देखा था, कभी किसी विटनेस ने 1 औरत को देखा था। अब पुलिस को लगता है कि ये 3 औरतों का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, शायद ये वही हो सकती है। लेकिन उस वक्त तक मोहन गवित की जो दूसरी शादी से बड़ी बेटी हुई थी, उसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ टाइम बाद उसकी लाश मिलती है। अब पुलिस उस केस को ऐसा फर्स्ट केस मान के आगे बढ़ती है, और कुछ टाइम बाद ही अंजना गवित, सीमा गवित, रेणुका शिंदे और किरण शिंदे सब पकड़े जाते हैं। अब इनको पकड़ा तो गया था इसीलिए क्योंकि ये मोहन गवित की बेटी के मर्डर में इनका नाम आया हुआ था, कि हाँ, उनका किडनैप और मर्डर में इनका नाम आया था। लेकिन पुलिस को अब तक ये नहीं पता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा मर्डर किए हुए हैं। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था भी नहीं, तो वो कुछ ऐसे कर भी नहीं पा रहे थे। लेकिन पुलिस तीनों से बात करती है। अंजना बाई तो कुछ भी मानने से इनकार कर देती है, और क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था नहीं, तो वो कुछ ऐसे कर भी नहीं पाते उसके साथ। अब रेणुका और ये लोग तो वैसे ही सख्त हो रखे थे, क्योंकि इतने बच्चों का मर्डर कर दें, इन लोग के लिए पुलिस और ये सब तो नॉर्मल था। लेकिन किरण शिंदे के लिए ये सब नॉर्मल नहीं था। अब जैसे ही पुलिस किरण शिंदे पर थोड़ा सा दबाव डालती है, किरण शिंदे सब कुछ बता देता है। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और किरण शिंदे अपनी गवाही के बदले खुद को इम्यूनिटी मांग रहा था, मतलब वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया था। अब एक तरफ पुलिस के पास एक कुछ भी नहीं है जो कि हाँ, जिससे वो केस को उनके ऊपर स्टिक करा सके, लेकिन उनको दूसरी तरफ सरकारी गवाह एक मिल रहा है जिसकी गवाही से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। तो पुलिस किरण शिंदे को सरकारी गवाह बना लेती है, और उसको उस सरकारी गवाह बनने के लिए उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब किरण शिंदे जो डिटेल्स देता है वो कुछ ज़्यादा ही खौफनाक होती है। पुलिस वालों को अब तक लग रहा था कि 1-2 मर्डर्स और छोटी मोटी चोरियों के ही इन पे इल्ज़ाम जो हैं वो हैं, लेकिन किरण शिंदे बताता है कि ये चीज़ें आज से नहीं चल रही है।
ये चीज़ें बहुत सालों से चल रही है। अब किरण शिंदे की गवाही से पुलिस इनको 13 किडनैपिंग और 6 मर्डर्स में सबूत लाकर दे देती है, लेकिन और ज़्यादा सबूत उनको मिलते ही नहीं है क्योंकि ये केसेस बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे। और जो ये बच्चे चुराते थे, ये गरीब लोगों के घर के बच्चे चुराते थे, जो रोड पे रहते हैं, जो भिखारी है या जो मजदूर है जिसने अपना बच्चा साइड में छोड़ा हुआ है कि जब तक वो अपना काम कर रहा है बच्चा साइड में खेल ले। अब क्योंकि गरीब आदमी के बच्चे चोरी हो रहे थे तो गरीब की उतनी सुनवाई तो वैसे भी नहीं होती है इस देश में, तो उनको लगता था कि हाँ गरीब के बच्चे वो लोग कितने ही दिन जाएंगे पुलिस थाने और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और गरीब के बच्चों के साथ ये लोग आराम से उनका मर्डर करके किडनैप करके सब कुछ करेंगे, इनका लंबा ठीक चलेगा सब। अब किरण शिंदे की गवाही से ये लोग 13 किडनैपिंग और 6 मर्डर में तो पकड़े जाते हैं, लेकिन किरण शिंदे बताता है कि मेरे पास बाकियों के सबूत नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने करीब 42 बच्चों के मर्डर किए हुए हैं, जो मुझे इन लोगों ने ऐसा बताया हुआ है कि इन लोगों ने इतने बच्चों के मर्डर करे हुए हैं। अब क्योंकि ये तीनों हिरासत में थे, अंजना बाई, सीमा गवेद और रेणुका शिंदे, और किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया था तो कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया था, क्योंकि उसी के बयान से, उसी की दिए हुए सबूतों से ये पूरा का पूरा केस बना था, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन केस शुरू होने से पहले ही अंजना बाई की बीमारी से ही जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। अब 2001 में कोर्ट इनको फांसी की सज़ा सुनाती है। अब ये लोग हायर कोर्ट में जाके अपील करते हैं 2004 में, लेकिन वो भी हाई कोर्ट भी वो फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। फिर ये लोग हाई कोर्ट से 2006 में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि इनको फांसी की सज़ा ना दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनको फांसी की ही सज़ा देती है उस टाइम पे। लेकिन एक केस इतना ज़्यादा लंबा खींचा कि इनको कभी फांसी की सज़ा हुई ही नहीं। ये केस तब से चलता रहा। अब क्योंकि बच्चे जो थे वो गरीब लोगों के थे, भिखारी लोगों के थे, जो रोड पे रहते हैं या जो लेबर लोगों के थे। अब कितने साल वो लोग लगातार कोर्ट में आएंगे, तो धीरे धीरे उनके जो बच्चों के घर वाले थे उन्होंने भी कोर्ट में आना छोड़ दिया था। अब क्योंकि इनको 2006 से अब तक कोई फांसी नहीं हुई थी, तो 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी जो फांसी की सज़ा थी इसको चेंज करके आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया था। लेकिन ये जस्टिस फील नहीं होता है कि हाँ ये कैसा जस्टिस है। 4 साल से छोटे बच्चों को, 42 बच्चों का मर्डर इन लोगों ने इतनी बेरहमी से किया और इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। इनको फांसी से भी अगर कुछ ज़्यादा हो सकता था, इनको वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर इतना टाइम हो गया है तो भी इनको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये कैसा लॉजिक हुआ? क्योंकि तुमने 10 साल जेल में रह लिए तो अब तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं होगी। तुमने 42 बच्चों का मर्डर किया है, 42 बच्चों का। वो 42 बच्चों के लिए तुमको कम से कम 3 बार फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन अब इनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है और ये लोग अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी जेल में ही बिताएंगे। इस केस में इतना ही था। ये थी हमारी सेकंड वीडियो सीरियल किलर सीरीज़ की। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। Thank you for watching.